हमारी कहानी शुरू होती है उस वक्त जब शहर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जब लाइट्स की झिलमिलाहट थम चुकी थी और इमारतों की परछाइयां लंबी लंबी हो चुकी थीं। रात ने अपनी काली चादर ओढ़ रखी थी और आसमान में एक छोटा सा अनजान आगाज हो रहा था। एक हल्के से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर की भनभनाहट। यह कोई फिल्मी आरंभ नहीं, यह वास्तविकता है। और जिस रात ने सबको चौंका दिया, वो रात थी जब हवा ने अपराध को अपनी गोद में बदला। स्टॉकहोम साफ सुथरा, सुव्यवस्थित और दुनिया में सेफ्टी का पर्याय। लेकिन सुरक्षा की समतल पर भी दरारें होती हैं, अक्सर तब जब कोई चीज इतनी धीरे धीरे रची जाए कि उसे कोई नोट ना कर पाए। ये डकैती सड़क के रास्ते से नहीं आई, ये नहीं आई सधे हुए नकाबपोशों की गोलियों से, ये आई ऊंचाई से, छत के ऊपर से, जहां नजरें कम और उम्मीदें ज्यादा थीं। और इस योजना का केंद्र था एक साधारण छोटी लेकिन चतुर हेलीकॉप्टर लैंडिंग। इतना साधारण कि पुलिस रिकॉर्ड में वो असामान्य न लगे और इतना स्मार्ट कि पकड़ मुश्किल हो। इन लोगों के नाम शायद कभी सामने ना आए, पर उनकी हरकतें इतनी साफ थीं कि नामों की जरूरत ही नहीं रही। एक गिरोह, सुनने में छोटा पर काम में बड़ा। कुछ लोग पायलटिंग जानते थे, कुछ सुरक्षा सिस्टम की कमजोरियों को पढ़ लेते थे, कुछ बस स्ट्रीट इंटेलिजेंस में माहिर थे, और कुछ के हाथों में साधारण दस्ताने भी घड़ी की सुई जितने सूक्ष्म काम कर देते थे। वे किसी फिल्म के खलनायक नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो सच्चे जीवन की जद्दोजहद में घुले हुए थे। कुछ ने पैसे के लिए कदम उठाया, कुछ ने मजबूरी में, और कुछ ने सिर्फ चुनौती के लिए। पर सबका लक्ष्य एक था, एक अनोखी चोरी से एक असंभव काम को कर दिखाना। अक्सर ऐसे गिरोहों के पास तीन चीजें होती हैं: धैर्य, योजना और निकलने का रास्ता। और इस गिरोह ने तीनों को परिष्कृत कर रखा था। प्लानिंग कुछ इस तरह की जाती है: दृश्य से ज्यादा आवाज का भरोसा, अंधेरे से ज्यादा गिनती की सटीकता। उन्होंने महीनों तक बैंक के चारों ओर के पैटर्न को पढ़ा, सुरक्षा कर्मियों के चक्कर, सीसीटीवी का कवरेज, तो के गुजरने के रूट, आसपास खड़ी कारों की मौजूदगी। हेलीकॉप्टर का चुनाव भी आकस्मिक नहीं था। छोटे न्यून माप का, तेज मोड़ लेने वाला और न्यूनतम शोर निकालने वाला एयरक्राफ्ट, जिसे रात में चुपके से उड़ाया जा सके। पायलट की प्रोफाइल किसी आम फ्लाइट स्कूल से नहीं, बल्कि ऐसे इंस्ट्रक्टर से चुनी गई जो रात की उड़ानों में माहिर था। उन्होंने दो रूट तय किए, एक प्राथमिक और एक बैकअप। प्राथमिक रूट सीधा था, छत पर उतरना, नीचे उतरकर वॉल्ट तक पहुंचना और वापस। बैकअप रूट तब काम आता जब हवा बदल जाए या पुलिस की पैटर्न बदले, जिसमें हेलीकॉप्टर किसी और छत पर उतरकर गिरोह के सदस्यों को छुपा ले जाता। वे मौसम का भी अद्भुत विश्लेषण कर रहे थे। रात की वो सही विंड स्पीड और बादलों की मोटाई जो हेलीकॉप्टर की आवाज और रडार सिग्नल को छिपा सके, सब कुछ दर्ज था। उनके पास बैक फ्रीक्वेंसी उपकरण थे और वे सिविल एविएशन के कुछ रिकॉर्डों में कमजोरियों की तलाश कर रहे थे। हफ्ते में 2 बार पेट्रोलिंग बदलती है। पहला नोट: सीसीटीवी 4 बजे से 5 बजे के बीच शॉट ऑफ करता है। दूसरा नोट: हमारे पास 12 मिनट हैं, ज्यादा नहीं। आखिरी नोट ये लाइंस थी जो प्लान बोर्ड पर लिखी गईं। ये सब सुनकर आप भी सोचेंगे, क्या ये असंवेदनशील बातें थीं? पर अपराध हमेशा तार्किक नहीं होता। कभी कभी ये गणित और जल्दी का खेल होता है, और ये गिरोह गणित में माहिर था। अब सब कुछ तय है, रूट, समय और लोग। बची है सिर्फ एक रात और एक पल, जिसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। अगली कड़ी में हम उस रात में उतरेंगे, मिनट दर मिनट, जहां वक्त रुकता है, दिल धड़कता है और हर कदम लॉक्ड होकर बाद में इतिहास बनता है। 29 सितंबर 2009, समय रात के 5 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। स्टॉकहोम की ठंडी हवा में बर्फीली नमी घुली थी। शहर सो रहा था, लेकिन कहीं और कुछ लोग जाग रहे थे। वे सिर्फ जाग नहीं रहे थे, वे तैयार हो रहे थे।
इतिहास का सबसे साहसी डाका डालने के लिए। एक सुनसान एयरबेस जहां एक हेलीकॉप्टर इंजन की हल्की सी गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी थी। रोटर ब्लेड धीरे धीरे घूमने लगे और ठीक उसी पल अपराध की दुनिया का नया अध्याय लिखा जा रहा था। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे आसमान में उठा। नीचे फैला हुआ था सोया हुआ शहर, बर्फ से ढकी छतें, खाली सड़कों पर हल्की सी रोशनी और बीच बीच में पुलिस की दूर से आती गाड़ियों की नीली लाल लाइटें। गिरोह का हर सदस्य अपने काम पर केंद्रित था। पायलट की नजर बस एक ही जगह टिकी थी, बैंक की छत पर। बाकी सब अंदर चुपचाप हथियार, रस्सियां और उपकरण चेक कर रहे थे। ना कोई बातचीत, ना कोई डर, सिर्फ सन्नाटा और दिलों की धड़कन। कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर उस बैंक के ऊपर मंडराने लगा जिसके भीतर छुपा था करोड़ों का खजाना। पायलट ने बड़ी सावधानी से हेलीकॉप्टर को बैंक की छत पर उतारा। ब्लेड की गड़गड़ाहट पूरे इलाके में गूंज रही थी, लेकिन रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि आसपास किसी ने कुछ महसूस ही नहीं किया। गिरोह के लोग तेजी से नीचे उतरे। रस्सियां, हथौड़े, विस्फोटक सब पहले से तैयार था। उनका टारगेट था बैंक का वॉल्ट, और उस वॉल्ट तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने पहले ही नक्शों और गणनाओं में तय कर रखा था। लेकिन गिरोह सिर्फ बैंक तक ही नहीं रुका, उन्होंने पुलिस को भी फंसाने का मास्टर प्लान बनाया था। बैंक तक जाने वाली सड़कों पर पहले से रखे गए स्टील के कांटे बिछा दिए गए। कई जगह नकली बम और विस्फोटक रखे गए ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। यहां तक कि पुलिस के अपने हेलीकॉप्टर बेस के सामने भी एक नकली बम रखा गया जिससे उनके हेलीकॉप्टर उड़े ही नहीं। यह सब कुछ मिनट टू मिनट प्लान किया गया था और अब पुलिस चाहकर भी तुरंत मदद नहीं कर सकती थी। गिरोह अब बैंक के अंदर था। सुरक्षा अलार्म बज चुका था, लेकिन उनके पास उसे डिस्टर्ब करने की तरकीब पहले से थी। उन्होंने मोस्ट मॉडर्न हाईटेक कटर से दीवार तोड़ी और वॉल्ट तक पहुंचने के लिए रास्ता साफ किया। हर चोट, हर आवाज सन्नाटे को चीर रही थी, लेकिन समय कम था। उन्हें सब कुछ 20 मिनट के अंदर करना था। आखिरकार वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंचे। एक जोरदार धमाका, जेलेटिन डायनामाइट ने अपना कमाल दिखा दिया था। दरवाजा खुल गया था। अब उनके सामने रखा था नकदी का पहाड़। स्वीडन के इतिहास का सबसे बड़ा लूट का सपना अब हकीकत बन चुका था। सारा माल बैगों में भर लिया गया था। वॉल्ट अब खाली हो रहा था और गिरोह की धड़कनें तेज। हर सेकंड उनकी आजादी और गिरफ्तारी के बीच की दूरी तय कर रहा था। वे सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर पहुंचे। छत पर उनका हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। इंजन अब भी गड़गड़ा रहा था। ब्लेड हवा को चीरते हुए घूम रहे थे। एक एक कर सबने बैग अंदर फेंके, पर वो जल्दी ही समझ गए इतना माल हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं आ पाएगा। अगर ज्यादा बैग ला दे तो वजन उन्हें नीचे खींच लेगा। लेकिन यह भी उन्होंने पहले से सोच रखा था। एक विशाल मछली पकड़ने वाला जाल, फिश नेट, पहले से उनके बैगों में मौजूद था। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पैसों के ढेर को उस जाल में कसकर बांधा, और जब हेलीकॉप्टर छत से उठा, उसके नीचे लटक रहा था पैसों से भरा हुआ विशाल जाल, जैसे आसमान से झूलता कोई खजाना। नीचे खड़े पुलिसकर्मी और गश्ती गाड़ियां बस ऊपर देखती रह गईं। बर्फीली रात में हेलीकॉप्टर एक उड़ते हुए राक्षस की तरह लग रहा था, जिसके पेट से लटक रहा था करोड़ों का माल। यह नजारा इतना अविश्वसनीय था कि पुलिस की आंखों पर भी भरोसा नहीं हुआ, और अपराधियों का यह मास्टर स्ट्रोक हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। हेलीकॉप्टर आसमान की ओर उड़ान भर रहा था। जाल मजबूती से लटका हुआ था और अपराधी अपनी सफलता का जश्न मानो आंखों में मना रहे थे। लेकिन अचानक ठाक, एक बैग का सिलाई हिस्सा टूट गया, और फिर जो हुआ वो पूरे स्टॉकहोम ने अपनी आंखों से देखा। हजारों नोट हवा में उड़ने लगे। नोटों की बारिश शहर की सड़कों पर, छतों पर और यहां तक कि बर्फ से ढकी कारों पर गड्डियां बिखर गईं। लोग रुक गए, चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग पैसे लपकने के लिए दौड़े और कुछ ने मोबाइल निकालकर तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। पुलिस के लिए यह और भी बड़ा सिरदर्द बन गया।
जहां एक ओर अपराधियों को पकड़ना जरूरी था, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों लोग सड़कों पर बिखरे नोट इकट्ठा करने में लग गए थे। पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई। आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर, नीचे झूमते नोट और पुलिस की गाड़ियां जो अब पहले से भी ज्यादा हड़बड़ी में थीं। स्वीडन की पुलिस शायद ही कभी इतनी बेबस दिखी होगी। बैंक के बाहर पहुंचने के बाद उन्हें सिर्फ टूटा हुआ वॉल्ट और बिखरा हुआ मलबा मिला। न चोर न हेलीकॉप्टर, सिर्फ खाली शेल्फ्स और नकदी के ढेरों के निशान। पुलिस को तुरंत अंदाजा हुआ यह कोई साधारण डाका नहीं था, यह था एक मास्टर प्लान। लेकिन उनके पास ना तो सड़कें खुली थी, ना हवा में पीछा करने का साधन। उनका खुद का हेलीकॉप्टर बेस नकली बॉम्ब की वजह से बंद पड़ा था और जमीन पर उनके हर रास्ते को अपराधियों ने पहले से रोक दिया था। मीडिया ने इसे कहा क्राइम ऑफ द सेंचुरी। पुलिस ने देश भर में छापेमारी शुरू की, लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। ये डकैती जिसने पूरे देश को हिला दिया, ने पुलिस की कमजोरियों को दुनिया के सामने खोल दिया और गिरोह हमेशा की तरह हवा में गायब हो चुका था। स्टॉकहोम की सड़कों पर लोग पुलिस की खिल्ली उड़ा रहे थे। इतना बड़ा हेस्ट हो गया और पुलिस देखती रह गई। ये बातें अखबारों की सुर्खियां बन गईं। पुलिस विभाग पर सवाल खड़े होने लगे। सरकार तक दबाव पहुंच गया। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि अपराधी हेलीकॉप्टर लेकर बैंक लूट जाएं और आराम से निकल जाएं? पुलिस ने कसम खाई, अब ये गैंग कहीं भी छुपे हों, इन्हें ढूंढकर पकड़ा जाएगा। लेकिन अपराधियों ने अपनी चालें इतनी चालाकी से चली थीं कि उन्हें पकड़ना नामुमकिन सा लगने लगा। हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में गायब हो गया। उन्होंने अपने रास्ते पहले से तय किए थे, कभी बर्फीली झीलों के ऊपर से, कभी जंगलों के बीच से। उनका मकसद था पुलिस को भ्रमित करना। हर कदम पर उनकी योजना साफ थी। पुलिस को सिर्फ सबूतों के राख के ढेर ही मिले। अगले ही दिन पूरे स्वीडन में यही खबर छाई थी, हेलीकॉप्टर से बैंक डकैती, पुलिस बनी मजाक का पात्र। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई। पत्रकारों ने इसे मनी हाइस्ट का असली रूप कहा। लोगों ने इंटरनेट पर मीम्स बना दिए। पुलिस को कॉमेडी शो कहा जाने लगा। मीडिया की इस सनसनी ने गैंग को हीरो बना दिया। लोगों की नजरों में अपराधी अब किसी फिल्मी किरदार की तरह लगने लगे। गैंग ने एक गुप्त जगह ठिकाना बना लिया था। उस ठिकाने के पास पहुंचना तो दूर, पुलिस उस गुप्त जगह के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पुलिस अभी तक उन्हें सिर्फ स्वीडन में ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका प्लान भी बहुत मास्टरमाइंड था। चाणक्य नीति उन्होंने अपने प्लान में पूरी तरह ढाल रखी थी। वहां नकदी के ढेर के बीच वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। पर इतना पैसा सिर्फ खुशी ही नहीं, बल्कि मुसीबत भी लाया। नकदी को छुपाना, ले जाना, बदलना, सब अपने आप में एक चुनौती बन गया। उन्होंने पैसों को और बड़े सूटकेस में डाला और उन सूटकेसेस को आपस में बांट लिया और उन सूटकेसेस को विभिन्न देशों में भेजने का फैसला किया। ये हेस्ट अभी शुरू हुआ था, अब असली खेल शुरू होने वाला था। आरंभिक पुलिस की जांच में एक छोटा सा ब्रेक थ्रू निकल कर आया, जो था रडार ट्रैक। रिपोर्ट्स में पुलिस ने देखा कि हेलीकॉप्टर ने शहर के ऊपर से सीधी उड़ान नहीं भरी। उसके ट्रैक ने शहर से बाहर समुद्र की ओर एक साफ रेखा बनाई, बाल्टिक सागर की ओर। यह छोटा सा संकेत ही आगे चलकर एक बहुत बड़ी सच्चाई में बदल गया कि यह घटना अब सिर्फ एक राष्ट्रीय अपराध नहीं रही। हेलीकॉप्टर ने एयर ट्रैफिक के रिकॉर्ड को चकमा देते हुए सीमा की ओर बढ़ना चुना, और वो सीमा थी अंतरराष्ट्रीय सीमा। पुलिस के पास अब दो रास्ते थे, या तो वे ये माने कि अपराधी देश में कहीं छिपे हैं, या स्वीकार करे कि गिरोह ने सीमाएं लांघकर अंतरराष्ट्रीय रास्ता अपनाया। और दूसरी बात का मतलब था जांच की जटिलताएं। हेलीकॉप्टर ने स्टॉकहोम की रोशनी को पीछे छोड़ा और सीधे बाल्टिक की काली लहरों पर बढ़ा। रात की हवाएं तेज थीं और समुद्र की सतह पर सिर्फ हेलीकॉप्टर की रोशनी एक पतला सा रास्ता बना रही थी। जब आप समुद्र के ऊपर उड़ते हैं और सामने आ जाती है एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो हर मिनट जोखिम बढ़ जाता है। रडार, नेविगेशन और संभवतः किसी देश की हवाई प्रतिबंध नजर में आ सकती है।
पर गिरोह ने यह भी प्लान कर रखा था। वे चाहते थे कि वे समझ जाएं कि सीमाएं सिर्फ मानचित्र में होती हैं और नसीबों में नहीं। और फिर हुआ, वे बाल्टिक को पार कर गए। सीमा रेखा पार हुई और कुछ घंटों बाद उनका हेलीकॉप्टर रूस की जमीन पर उतर गया, एक तटीय क्षेत्र से थोड़ी अंदरूनी ओर, जहां जंगल पहाड़ों में बदलने लगे। रूस की सरहदी जमीन शहर की व्यवस्थितता के ठीक विपरीत, यहां प्रकृति ने अपना कानून थोप रखा था। घने देवदार, दलदली हिस्से और रात के अंधेरे में छुपे रास्ते। गिरोह वहां उतर गया। हेलीकॉप्टर जल्दी ही जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के बीच में छुपा दिया गया। वे पैसों के ब्रीफ केसेस को जंगल की छांव में बांट कर रख गए, नकली चिन्ह छोड़ दिए और सारे लोग दो दलों में बिखर गए। कुछ पहाड़ियों की ओर गए, कुछ नदी के किनारे छुप गए। वहां प्रकृति ने उन्हें छिपने का आवरण दे दिया, पर साथ ही यह छिपाव उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन गया। स्वीडन की पुलिस को जब पता चला कि अपराधी दूसरे देश की जमीन पर उतरकर छिप गए हैं, मामला राष्ट्रीय स्तरीय से अंतरराष्ट्रीय संकट में बदल गया। स्वीडिश सरकार ने रूसी अधिकारियों से संपर्क किया, पर अंतरराष्ट्रीय कानून और संवेदी कूटनीति ने काम को जटिल बना दिया। रूस में छिपे आरोपी, क्या उनकी धरपकड़ के लिए स्वीडिश पुलिस को सीमा पार कर छापा मारने का अधिकार था? बिल्कुल नहीं। इसे कानूनी प्रक्रिया की जरूरत थी और वो प्रक्रिया समय लेती थी। दोनों देशों की एजेंसियों ने मिलकर जांच शुरू की। सूचना आदान प्रदान, रडार ट्रेस और स्थानीय इंटेलिजेंस में साझा काम। पर मीडिया ने इस पर सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। कुछ दलीलें आई कि ये असली अपराधी न्याय से बचने के लिए सीमाएं पार कर गए। जांच एजेंसियां, इंटरपोल, स्वीडन और रूस की पुलिस, सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हजारों दस्तावेज खंगाले गए, सीमाएं बंद की गईं, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर सख्त निगरानी रखी गई। लेकिन चारों लुटेरों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। कभी यह अफवाह फैली कि वे रूस की गहरी बर्फीली घाटियों में छुपे हैं, तो कभी कहा गया कि नकली पासपोर्ट के जरिए वे यूरोप छोड़कर एशिया या दक्षिण अमेरिका पहुंच चुके हैं। पर सच्चाई कोई नहीं जान पाया। महीनों की तलाश के बाद पुलिस को सिर्फ एक चीज हाथ लगी, वही हेलीकॉप्टर जो जंगल के बीच बर्फ से ढकी जमीन पर परित्यक्त पड़ा मिला। उसके भीतर न पैसा था, न कोई सुराग, बस टूटे हुए तार और बिखरी हुई सीटें। इतिहास गवाह है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली जगह भी कभी कभी इंसानी दिमाग के सामने बौनी साबित हो जाती है। चारों लुटेरे आज तक गायब हैं। न इंटरपोल उन्हें ढूंढ पाया, ना ही किसी सरकार ने उनकी परछाई तक देखी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक रहस्य शुरू होता है। क्या वे चारों सचमुच जिंदा हैं? क्या वे किसी दूसरे नाम और चेहरे के साथ अब भी दुनिया में घूम रहे हैं, या फिर वो दौलत उन्हें निगल गई? कोई नहीं जानता। बस इतना तय है, ये हेस्ट इतिहास की सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक बन चुका है, और इसका जवाब शायद कभी किसी को ना मिले।